Hello students, in the previous video we have discussed what is acids, types of acids, pH value, pH scale, etc. तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी. In this video I am going to tell you about indicators. तो इंडिकेटर कितने तरह के होते हैं जो सिलेबस में दिया है उसकी भी बात करेंगे, थोड़ा सा आगे भी बात कर लेंगे. तो पहले हम इंडिकेटर का मतलब समझते हैं. भाई इंडिकेटर शब्द के पीछे छिपा हुआ है इसका मतलब. भाई कोई भी चीज यहाँ लिखी गई है बोर्ड पे तो उसका तो कुछ मीनिंग होगा. तो इंडिकेटर से आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा होगा कि ऐसी कोई चीज जो कुछ इंडिकेट कर रही होगी. तो केमिस्ट्री में ये इंडिकेटर हमें क्या इंडिकेट करने वाला है इसको हम देखने वाले हैं. तो जैसे तुम्हारे घरों में जो बोर्ड लगा होता है जिसमें स्विचेस वगैरह सॉकेट वगैरह लगे होते हैं उसमें रेड कलर का या येलो कलर का एक इंडिकेटर होता है. तुम ध्यान से देखे होगे अपने घर में. तो वो इंडिकेटर अगर वो जल रहा है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि मतलब घर में लाइट है. तो बिल्कुल केमिस्ट्री में ये इंडिकेटर भी कुछ इंडिकेट करने वाला है. वो क्या इंडिकेट करेगा हम लोग समझते हैं, एक एक चीज देखते हैं. देखो इंडिकेटर को पहले समझ लेते हैं. इंडिकेटर है क्या? इंडिकेटर एक ऐसा वीक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, या फिर बुक के आधार पर अगर मैं तुमको बोलूं तो इंडिकेटर एक डाई होता है जिसको किसी भी एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल सॉल्यूशन में अगर डालें या एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में हम डालें तो वो अपने कलर को चेंज कर देगा. गिरगिट की तरह रंग बदलता है. तो आपके बुक में कलर चार्ट भी दिया हुआ है, कितने पीएच वैल्यू पर कौन सा कलर आएगा. तो ये सारी बुक्स में आप देख भी सकते हो. तो इंडिकेटर बेसिकली है क्या? इंडिकेटर इज ए डाई. इंडिकेटर इज ए, लिखते रहिएगा, इंडिकेटर इज ए डाई which changes their color accordance with the pH of the solution. ध्यान से मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब अगर किसी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में हम कोई इंडिकेटर डालेंगे तो वो अपने कलर को चेंज कर देगा और उस कलर के आधार पे हम पहचान लेंगे कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है. तो कैसे पहचानेंगे थोड़ी देर में हम लोग जानेंगे. तो इसकी दो डेफिनेशन आप लिखो. पहला डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ उसको लिखो. इंडिकेटर की पहली डेफिनेशन क्या है? इंडिकेटर इज ए वीक ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट चेंजेस देयर कलर अकॉर्डिंग विद द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन. दूसरी डेफिनेशन और करके लिख सकते हो. बुक में जो दिया है वो भी लिखो. इंडिकेटर्स क्या है? इंडिकेटर्स आर डाइज दैट चेंजेस देयर कलर व्हेन एडेड टू एसिड्स और बेसिक सॉल्यूशंस. तो ये बात हो गई इंडिकेटर की. अब हम देखेंगे इंडिकेटर कितने तरह की होती है. इंडिकेटर का डेफिनेशन लिखने के बाद ये चार्ट बना लेना पहले आप लोग. अब इंडिकेटर जो हम लोग को पढ़ना है सीबीएसई क्लास 10th में उनकी बात करते हैं. तो तीन तरह के इंडिकेटर की बात हम लोग के बुक्स में की गई है. पहला इंडिकेटर जो है हमारा वो है न्यूट्रल. न्यूट्रल इंडिकेटर. ध्यान से देखो, मैं बोलता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ. अगर यहाँ पे लेटर छोटा रहे, नजर ना आए तो बोल रहा हूँ तो समझ जाओगे क्या लिखा मैंने. न्यूट्रल इंडिकेटर. दूसरा क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर. सिंथेटिक इंडिकेटर. चलो ठीक है. और एक और दिया है हम लोग के सिलेबस में, वो है ऑल्फैक्टरी. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर. तो ये तीन तरह के इंडिकेटर हमारे सिलेबस में दिया है. एक चौथा भी होता है जिसको मैं बगल में बना दे रहा हूं जानकारी के लिए. एक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर. चलो फिलहाल इनकी बात अभी नहीं होगी. इन तीनों की बात सिलेबस के आधार पर हम लोग करने जा रहे हैं. तो चलो ठीक है, ये तीन इंडिकेटर्स की बात होगी, एक एक करके हम लोग बात करेंगे. अब न्यूट्रल इंडिकेटर का सबसे बड़ी बात, पहले एग्जांपल देखो. न्यूट्रल इंडिकेटर का एग्जांपल ये लो. पहला ही मार्कर मेरा नहीं चल रहा है. ओके चलो यहां पे देखते हैं दूसरा. न्यूट्रल इंडिकेटर की बात करें तो इसके एग्जांपल की बात कर लो. न्यूट्रल इंडिकेटर में क्या है? लिटमस पेपर. एग्जांपल क्या होगा? लिटमस पेपर. आपके केमिस्ट्री लैब में मिल जाएगा लिटमस पेपर, या फिर लिटमस सॉल्यूशन. तो एक एक करके बात भी करेंगे. लिटमस इंडिकेटर क्या होता है? एग्जांपल आपका लिटमस पेपर है और या फिर लिटमस
लिटमस सॉल्यूशन है। तो ये आपका एक न्यूट्रल इंडिकेटर है। क्या है? न्यूट्रल इंडिकेटर है। तो जो लिटमस पेपर होता है तो क्या होगा, एसिड में अगर इसको डालोगे तो ये क्या होगा, ब्लू क्या होगा, एंड एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। तो यहां पर आप एरो दे करके इसी में ऐसे चार्ट बनाते हुए लिखते चले जाना, ठीक है। तो एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस, एंड एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। तो अगर एसिड है तो वो ब्लू लिटमस को क्या करेगा, रेड कर देगा, और अगर बेस है तो क्या करेगा, रेड लिटमस को क्या करेगा, ब्लू कर देगा। तो ए बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। तो एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड एंड ए बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। तो ये चीज है। तो भाई अब ध्यान से इसमें समझने वाली बात क्या है कि भाई आपके पास अगर दो कलर के जनरली आपको मिलेंगे लैब में, एक आपको ब्लू लिटमस पेपर मिल जाएगा, एक रेड लिटमस मिलेगा। तो अगर आप ब्लू लिटमस को एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। यानी एक सॉल्यूशन दिया गया, उसके अंदर आपने ब्लू लिटमस को डिप किया और जैसे वो रेड हुआ आप बोल देंगे वो सॉल्यूशन क्या था, एसिडिक था। बिल्कुल वैसे ही अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है और उसके अंदर आपने रेड लिटमस को डाला तो वो तुरंत ब्लू हो जाएगा, तो आप कहेंगे सॉल्यूशन कैसा था, बेसिक था। अब ये तो आपने समझ लिया कि भाई क्या है, एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड करेगा और रेड लिटमस को ब्लू करेगा। तो ये तो न्यूट्रल इंडिकेटर की बात कर दी आपने। अब सिंथेटिक इंडिकेटर एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके दो एग्जांपल्स हैं। एक है मिथाइल ऑरेंज। इस मिथाइल ऑरेंज का जो ओरिजिनल कलर होता है वो होता है कैसा, यहां पे मैं एक लाइन डाल रहा हूं ताकि केवल इसके बारे में बात करूंगा, ऐसे बना दे रहा हूं, चलो ठीक है। मिथाइल ऑरेंज का जो कलर होता है, ओरिजिनल कलर होता है वो ऑरेंज, नाम से ही मालूम चल रहा है कि इसका ओरिजिनल कलर कैसा होगा, ऑरेंज होगा। अब इसके बारे में भी कुछ समझते हैं। दूसरा आपके पास फिनोल्फथलीन है, उसकी बात करेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज की। तो इट टर्न्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। पहली बात इसके बारे में बात हो रही है, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के बारे में। इट टर्न्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन में ये रेड हो जाएगा। ओरिजिनल ओरिजिनल कलर क्या है मिथाइल ऑरेंज का, वो है ऑरेंज। जैसे ही एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे क्या बन जाएगा, किस कलर का आ जाएगा, रेड कलर का आ जाएगा। मतलब आप समझ जाएंगे कि अगर हमने एसिडिक सॉल्यूशन में डाला होगा और ऑरेंज से कलर रेड हो गया तो हम सब कह देंगे सॉल्यूशन एसिडिक है। ओके, तो ये रेड होगा किसमें, एसिडिक सॉल्यूशन में। अब इसका कलर बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगा, येलो। तो यहां लिख लो इट टर्न्स येलो इन बेसिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को मैं शॉर्टकट में ऐसे लिखता हूं, ध्यान रखना, तुम लोग पूरा सॉल्यूशन लिख लेना बढ़िया से। तो भाई मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर है कैसा, ऑरेंज। तो आपके पास दो सॉल्यूशन है, एक एसिडिक है और एक बेसिक सॉल्यूशन है। कैसे पहचानेंगे सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक, आप मिथाइल ऑरेंज को डालेंगे किसी सॉल्यूशन में, अगर वो रेड हो गया तो बोल देना सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक। अगर वो येलो हो गया तो बोल देना सॉल्यूशन क्या है, बेसिक। तो जनरली इंडिकेटर हमें बताता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। कैसे बताता है, गिरगिट की तरह अपने रंग को बदलेगा और तुमको बता देगा कि सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो आप लोग इसको ढंग से नोट करेंगे और इसको लर्न भी कर लेना है, क्योंकि ये चीजें आपको लर्न रहनी चाहिए। केमिस्ट्री में कुछ चीजें दिखती नहीं है। मैंने तुमसे कह दिया भाई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया बनाएंगे, तो तुम्हारे घर पे बैठ के अमोनिया नहीं बना देंगे, मानना है तो मान लो। तो बिल्कुल वैसे ही ये इंडिकेटर्स क्या इंडिकेट करेंगे, किस सॉल्यूशन में किस तरह का कलर शो करेंगे, बिल्कुल ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, आपको ये लर्न हो जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है बोर्ड के लिए। चलो, तो पहला इंडिकेटर हमने एग्जाम्पल में दिया था क्या, मिथाइल ऑरेंज। अब हम दूसरे इंडिकेटर की बात करते हैं अपने। तो हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है इसका वो है फिनोल्फथलीन। फिनोल्फथलीन, ध्यान से देखो, फिनोल्फथलीन।
फिनोल्फ्थलीन। तो ये दूसरा इंडिकेटर हमारा है फिनोल्फ्थलीन। तो सिंथेटिक इंडिकेटर के दो एग्जांपल हो गए, पहला हो गया मिथाइल ऑरेंज और दूसरा हो गया फिनोल्फ्थलीन। मिथाइल ऑरेंज की दोनों बातें हमने यहाँ आपको बता दी। अब फिनोल्फ्थलीन के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसकी बात कर लेते हैं, जरा ढंग से समझ लेना। फिनोल्फ्थलीन का जो ओरिजिनल कलर होता है वो है कलरलेस, ओरिजिनली वो कलरलेस होता है। तो एसिडिक सोल्यूशन में वो कलरलेस ही रहेगा। तो फिनोल्फ्थलीन क्या होगा, इट कलरलेस इन एसिडिक सोल्यूशन। तो आप यहां लिख लीजिए एरो दे करके, कलरलेस इन एसिडिक सोल्यूशन, यानी एसिडिक सोल्यूशन में इसके कलर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पे वो कलरलेस ही होगा। दूसरा, अब बेसिक सोल्यूशन में क्या होगा, जैसे ही फिनोल्फ्थलीन को आप किसी सोल्यूशन में डालेंगे, अगर वो बेसिक होगा तो तुरंत गिरगिट की तरह अपना रंग बदलेगा और वो हो जाएगा किस तरह का, पिंक। तो आप ध्यान से लिखिएगा, इट टर्न पिंक, पिंक पिंक, इट टर्न पिंक इन बेसिक सोल्यूशन, इन बेसिक सोल्यूशन। ओके, तो ये बात कर लिया हमने मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन की बात। अब ये जरा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की बात करते हैं कि ये क्या है। तो इसके बारे में जरा समझिए, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है क्या, द इंडिकेटर दैट चेंजेस ऑर्डर इन एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन। ध्यान से देखो, इसके बारे में मैं लिख दे रहा हूं, the indicator that changes their order समझते हो नहीं समझते हो, अरे सुगंध, the indicator that changes their order in acidic और basic, चलो सोल्यूशन पूरा लिख दिया, in acidic और basic solution इस कार्ड, बोल दे भाई, अरे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर मतलब न कलर का झंझट न कुछ, केवल खुशबू से पहचान लेंगे कि सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है। कैसे, देखो भैया, पहले इसका एग्जांपल देखो यार तुम लोग। इसका एग्जांपल दो है, प्याज जानते हो ना, प्याज नहीं जानते हो, अरे अनियन, समझ रहे हो, प्याज को ध्यान से, घर पे तो खाते हो नहीं, समय खा रहे हो, चलो ठीक है। ONION ये है भैया अनियन, जिसको प्याज बोलते हो। तो पहला एग्जांपल ए पॉइंट करके मैंने बोल दिया ये, और दूसरा एग्जांपल है वेनिला एक्सट्रैक्ट, वेनिला एक्सट्रैक्ट। तो जो प्याज है हमारा, जिसको हम अनियन भी बोलते हैं, वो हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। तो इसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूं, ये अपनी सुगंध से, अपने ऑर्डर से बता देगा सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। सिंपली बोल रहा हूं, इसको ध्यान से सुनो, यहां लिखने की जगह नहीं है, इसको मैं बता रहा हूं, ध्यान सुनो। देखो यहां पे आप पहले आप अनियन पे फोकस करिए। देखो कोई भी बेसिक सॉल्यूशन, किसी भी बेसिक सॉल्यूशन को अगर आप ट्रीट करें किससे, अनियन से, ध्यान दे रहे हो, तो स्मेल डिटेक्ट नहीं होगा। तो स्मेल डिटेक्ट नहीं होगा मतलब क्या है कि भाई प्याज की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है, नहीं होती है, बोलो भाई, प्याज को तुम सूंघते हो तो उसका एक अपना कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है ना, सुगंध है ना अपना एक। लेकिन हमने कहा अगर भाई किसी क्लोथ से या किसी स्ट्रिप से इसको आप जो है अनियन को क्या करिए, बेसिक सोल्यूशन से ट्रीट करिए, तो इसका स्मेल ही डिटेक्ट नहीं होगा, मतलब सोल्यूशन क्या हो गया, बेसिक। मेरा मतलब नहीं समझ पा रहे तुम लोग, मतलब अगर मैं ध्यान से मेरी बात को समझा रहा हूं, समझो भाई, प्याज की अपनी एक खुशबू है, तो अगर उसको बेसिक सोल्यूशन में डाल दिया जाए तो जो उसकी खुशबू है वो तुम डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, यानी उसने अपनी खुशबू को खो दिया, यानी उसका ऑर्डर चेंज हो गया, यानी ऑर्डर चेंज हो गया, ऑर्डर समझ लो, सुगंध वो चेंज हो गया, तो तुम कहोगे यार ये तो बेसिक सोल्यूशन है, क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर थी अनियन की वो तो हमें नजर नहीं आई। अच्छा, तो भाई ये तो बात हो गई। अब अगर इसको हम बेसिक सोल्यूशन में देखें, एसिडिक सोल्यूशन में क्या होगा, तो अगर एसिड के साथ ट्रीट करेंगे आप इसको,
तो इसका जो स्मेल होगा वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। मतलब क्या है कि जैसे ही अनियन को आप बेसिक सोल्यूशन में डालोगे तो क्या होगा, ये अपना जो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है, जो अपनी ओरिजिनल सुगंध है वो खो देगा। इसका मतलब है कि इसका जो स्मेल है वो डिटेक्ट नहीं कर पाओगे आप। लेकिन जैसे ही इस अनियन को आप एसिडिक सोल्यूशन के साथ ट्रीट करोगे तो इसकी स्मेल जो है डिस्ट्रॉय नहीं होगी। मतलब जो उसकी सुगंध पहले थी वही सुगंध एसिडिक सोल्यूशन में भी आएगी। तो हम कह सकते हैं ये एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, जिसके द्वारा भी इसके ऑर्डर के चेंज होने के द्वारा हम समझ सकते हैं कि कोई सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। बिल्कुल वैनिला एक्सट्रैक्ट के साथ भी ऐसा ही है। तो मैंने ये आपके सिलेबस के हिसाब से 3 बता दिया, एक और बगल में लिख दिया हूँ नॉलेज के लिए, वो है यूनिवर्सल इंडिकेटर। जैसे पीएच पेपर वगैरह है तो यूनिवर्सल इंडिकेटर, देखो ये जो इंडिकेटर्स हैं वो केवल आपको तीनों इंडिकेटर्स यहाँ जो लिखे हैं वो आपको सिर्फ ये बताने वाले हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। लेकिन ये भाई साहब ऐसे हैं, इनका नाम ही है यूनिवर्सल, तो ये भाई साहब ये तो बताएंगे ही कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, साथ में ये भी बता देंगे कि उसकी पीएच वैल्यू कितनी है, मतलब वो कितना ज़्यादा एसिडिक या कितना ज़्यादा बेसिक है, ये भी ये बता देंगे। अब ये कैसे बताएंगे, इसके लिए आप थोड़ा एक साल इंतजार करिए, 11th में जाइएगा, पीएच का एकदम चार्ट पेपर होगा, किसी पर्टिकुलर पीएच वैल्यू पे कौन सा कलर शो करेगा, आप मैच करेंगे और बोलेंगे इसकी पीएच वैल्यू इतनी होगी। ओके, तो ये कलर के द्वारा हम इसकी पीएच वैल्यू की बात कर लिए। तो ये था आपका इंडिकेटर, ढंग से नोट कर लो और अच्छे से इसका नोट बनाना। इंडिकेटर की पहली डेफिनेशन लिखना, फिर उसके बाद ये चार्ट बनाना, इनके बारे में ऐसे ही खूब अच्छे से लिखना, एकदम नोट्स जबरदस्त बनाना। ओके, तो ये नोट कर लो। ओके, थैंक यू। अभी मैं आता हूँ फिर। चलो अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में। प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स क्या है? तो पहली प्रॉपर्टी है एसिड्स हैव सॉल्ट टेस्ट, मतलब इसका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, यानी कोरोसिव नेचर का होता है। तीसरी बात देखो, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, that is it acts as electrolyte. Why? क्योंकि एसिड सॉल्यूशन में आयंस प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो तुमसे कोई पूछेगा व्हाई एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो लिखना बिकॉज एसिड आयंस आर प्रेजेंट इन एसिड सॉल्यूशन। ओके, अब ये तो 3 बातें हो गई और उसके बाद ये, हाँ चलो ठीक है, तो ये 3 बातें आप इसको नोट करिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट कर लीजिए। ओके, अब जब हम लोग देखते हैं रिएक्शन, प्रॉपर्टीज में हमें रिएक्शन भी देखना है, तो अब जो बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। डाइल्यूट एसिड्स, डाइल्यूट एसिड्स reacts with metals to produce हाइड्रोजन गैस। तो जितने भी डाइल्यूट एसिड होते हैं वो मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट हैं, उन 118 एलिमेंट्स में से 93 लगभग मेटल ही हैं, 6 नोबल गैसेस हैं, बाकी मेटलाइड है, नॉन मेटल है। पीरियोडिक टेबल में टाइप्स ऑफ एलिमेंट कितने हैं बताया जाएगा। तो सारे के सारे मेटल, पहली बात तो डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं करेंगे, लेकिन जो मेटल अगर रिएक्शन कर गया एसिड के साथ तो 100% वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। शायद तुम्हें याद हो रिएक्टिविटी सीरीज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में मैंने बताया था पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम,
जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल तुमको ये दिख रहे हैं, ये सारे मेटल जो तुमको हाइड्रोजन के ऊपर दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो वो डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे। तो इसका एग्जांपल देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है। व्हेन, अब मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा स्टेटमेंट। व्हेन जिंक मेटल, स्टेटमेंट आप खुद से लिखिएगा। व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, देन जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। तो आप यहां पे इस बात को समझ लीजिएगा, कोई भी एसिड अगर, ऐसे लिख देता हूं इसको, एक बार मिटा करके मैं फिर से लिख देता हूं, समझो। कोई भी मेटल है, अगर वो किसी भी डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करेगा तो मेटल का साल्ट बन जाएगा और कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। एग्जाम में यह भी पूछा गया है कि व्हेन डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद मेटल देन व्हिच गैस इज इवॉल्व, क्या बोलोगे, हाइड्रोजन गैस। तो एग्जांपल में आप बोल सकते हो व्हेन जिंक स्ट्रिप इज एडेड टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, व्हेन जिंक strip is added to dilute sulfuric acid, then zinc sulfate and hydrogen gas is formed। तो ये जिंक सल्फेट आपका साल्ट है, इसका नाम है जिंक सल्फेट, आप नीचे लिख लीजिएगा, और ये है हाइड्रोजन गैस, और ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। देखो यहाँ पे जिंक क्या है, जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन को इसने डिस्प्लेस कर दिया सल्फ्यूरिक एसिड से और हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो गया। अब जो है एक और रिएक्शन भी लिख सकते हो कि भाई जिंक का रिएक्शन अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवा दोगे तो जिंक का क्लोराइड बन जाएगा, यह भी साल्ट ही है मेटल का, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो आप ध्यान से देखो, कोई भी डाइल्यूट एसिड अगर हम मेटल के साथ रिएक्शन करवाएं तो मेटल का साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब इसके नीचे आपको क्या लिखना है, मैं बोल रहा हूं, ढंग से सुन करके लिखना। अब पूछा जाएगा कि भाई कैसे तुम पहचानोगे कि गैस जो निकली वो हाइड्रोजन गैस ही था, तो नीचे लिखना, इस रिएक्शन के नीचे लिखना, व्हेन बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर द गैस इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन, व्हेन ए बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर द गैस इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन, देन this gas burns with pale blue flame, this gas burns with pale blue flame and producing pop sound। तो भाई पॉप साउंड कौन प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस। पेल ब्लू फ्लेम के साथ कौन चलता है, हाइड्रोजन गैस। तो आप ऐसे इसके नीचे लिखिएगा, when a burning candle is brought near the gas evolved during the above reaction, then the gas burns with pale blue flame and producing pop sound। It means the gas evolved in the reaction will be hydrogen gas। It is the test of hydrogen gas। It is very important for you all। Okay, आप लोग इसको नोट करिए। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूं, मेटल के कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं। इसको नोट कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट लीजिए। टेस्टर कहाँ है, ओके। अच्छा, जानकारी के लिए मैं आपको और बता दूं, सोडियम पोटेशियम के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हो। बहुत सारे मेटल रिएक्शन करते हैं, इसको आप लिखिएगा नहीं, लेकिन जानकारी रखो, अलग से नोट में लिख लेना। सोडियम का अगर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाओगे तो भाई सोडियम का सल्फेट बन जाएगा, ये एक साल्ट है, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो जरूर, लेकिन ये तुरंत आग पकड़ लेगी, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। अगर एसिड से आप रिएक्शन करवाने जाओगे तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस निकलेगी, इट कैचेस फायर इमीडिएटली। इट इज क्लियर ना। बिल्कुल वैसे ही पोटेशियम से रिएक्शन करवा लो, कैल्शियम से करवा लो, मैग्नीशियम से करवा लो, तो ये रिएक्शंस हो जाएंगे, लेकिन सिलेबस के हिसाब से आप में ये दोनों दिया हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा नंबर था, जो भी है 1 2 3 4 5 नंबर होगा, तो 5 नंबर 6 नंबर होगा तो 6 नंबर डाल दीजिएगा। तो
अब बताने जा रहे हैं कि when an acid reacts with metal carbonates or metal bicarbonate, आपको दिख रहा है ना बोर्ड पे, ऊपर लिख दिया मैंने। ओके कोई बात नहीं, अभी देखो अभी दिख रहा है, चलो ठीक है। तो व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, देन क्या बनेगा? साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी इवॉल्व। तो एग्जाम में यह भी पूछता है, तो ध्यान रखना, कोई भी डाइल्यूट एसिड अगर मेटल के कार्बोनेट या फिर मेटल के बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ये रिएक्शन आपको याद होना चाहिए, ये रिएक्शन आपको याद होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रख लो। अब एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल देखो, व्हेन, अब इसको स्टेटमेंट मैंने लिख रहा हूं, देखो, व्हेन सोडियम कार्बोनेट स्टेटमेंट आप लिखिएगा, रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन क्या बनेगा? साल्ट यानी NaCl बन गया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। देखो ध्यान से, व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड। तो ये आपका क्या था? सोडियम कार्बोनेट क्या था आपका? ये एक मेटल का कार्बोनेट था, मेटल का कार्बोनेट था, और ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। तो यहां से आपका क्या बना? ये आपका साल्ट बन गया, यहाँ पे देखो वाटर बन गया, और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसका मतलब कोई भी मेटल का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट अगर एसिड से रिएक्शन करेगा तो साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो ये रिएक्शन हो गया एग्जांपल में पहला। एक और ले लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं, ये पहला हो गया आपका। दूसरा देखिए, व्हेन मेटल का बाइकार्बोनेट, जैसे यार देखो, अगर हम मेटल का बाइकार्बोनेट ले लें, मेटल का बाइकार्बोनेट अगर ले लें और एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, उस केस में भी साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, और कौन सी गैस निकलने वाली है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अब फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से, एग्जांपल क्या इसका लिखोगे? व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसको बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसी को हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बुक में कहीं कहीं लिखा मिलेगा। तो दोनों का मतलब एक ही है। अगर अब इसका रिएक्शन आप एसिड से करवाइए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लीजिए, तो क्या बनेगा? NaCl मिलकर के साल्ट बना लेंगे, NaCl साल्ट बन गया। देखो ध्यान से, NaCl बना, साल्ट, क्या बनेगा? वाटर, और कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। या ऑलरेडी बैलेंस है, देखो ध्यान से। तो बिल्कुल कोई भी मेटल का कार्बोनेट हो या मेटल का बाइकार्बोनेट हो, एसिड से रिएक्शन करेगा तो साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकलेगी। इसको आप लोग नोट करो, फटाफट नोट करो। अब जरा देखते हैं, इसको नोट हो गया? चलो इसको नोट करो, मैं आगे बताता हूं। अब ध्यान से देखिए, आपने अभी देखा कि कोई भी डाइल्यूट एसिड अगर मेटल के कार्बोनेट या मेटल के बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है इसके बारे में, तो बहुत ही तरीके से ढंग से नोट करिएगा इसको। अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, कैसे पहचानेंगे कि वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, यानी उसका टेस्ट क्या होगा? तो जो पॉइंट आपने यहाँ डाला था, मेटल का रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट,
उसी पॉइंट में यह कंटिन्यू करेंगे। आप प्रॉपर्टीज में ही चल रहा है, ध्यान रखिएगा। अब ध्यान दीजिए कि अब तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लाइम वाटर से पास कर दें, किससे पास कर दें? लाइम वाटर का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है, इसके नीचे आप लिख देना लाइम वाटर। क्या लिख देना? लाइम वाटर। ओके, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं लाइम वाटर, और इसके नीचे लिख देना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम। तो ध्यान से मेरी बात समझना। तो इफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड, व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, देन लाइम वाटर बिकम्स मिल्की, then lime water becomes milky due to the formation of white precipitate of calcium carbonate. It is clear? तो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, और प्रेसिपिटेट के लिए एरो ऐसे नीचे की तरफ लगा दिया करो। अच्छा, दूसरी बात क्या होगी कि अगर हम इसी में और देर तक, कुछ और टाइम तक कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो कराते रहें, पहले तो लाइम वाटर मिल्की हो गया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को कंटिन्यूअस हम इसमें पास कराते रहे, तो क्या होगा? तो क्या होगा इसके साथ अगर हम कंटिन्यूअस कार्बन डाइऑक्साइड को फ्लो कराते रहे? तो ये मिल्कीनेस थी वो डिसअपियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसअपियर। यानी कि जब लाइम वाटर के थ्रू हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराएंगे, तो पहले तो लाइम वाटर क्या बन जाएगा? मिल्की टर्न हो जाएगा। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सेस में उसमें फ्लो कराते गए, पास कराते गए, तो वो जो मिल्कीनेस थी वो वापस डिसअपियर हो जाएगी, और जो सोल्यूशन होगा वो क्लियर बन जाएगा फिर से। और किसकी वजह से? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं, ढंग से इसको नोट कर लेना कि when carbon dioxide is passed through lime water, the lime water turns milky due to the formation of व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये, इसी को लाइम वाटर बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराया, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया कैल्शियम कार्बोनेट का, इसकी वजह से ये मिल्की हो गया। लेकिन अगर हम एक्सेस में पास कराते जाएं, इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड फिर से पास कराते जा रहे हैं, तो इफ बी पॉइंट, इफ एक्सेस CO2 इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, देन मिल्कीनेस will disappear, that is lime water becomes clear again due to the formation of sodium salt, soluble salt, due to the formation of soluble salt, it is soluble salt of calcium bicarbonate। देखो कैल्शियम कार्बोनेट और H2 यहां बनाई था, एक्सेस में CO2 को पास कर दिया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का एक सॉल्युबल साल्ट बन गया, और जिसकी वजह से वो मिल्कीनेस थी जो वो वापस डिसअपियर हो गई। ओके, तो इसको नोट करिए, मैं आता हूं। चलो हम लोग देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। तो छठा पॉइंट हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड का है, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद बेस और एल्कली, देन साल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड। तो जब मैं बेस पढ़ाऊंगा तो उसमें एल्कली के बारे में भी बताऊंगा। वैसे जनरली आपको बता दे रहा हूं, एल्कली का मतलब होता है वाटर सॉल्युबल बेस। वाटर सॉल्युबल बेस इज कॉल्ड एल्कली, जैसे NaOH सोल्यूशन हो गया, KOH सोल्यूशन हो गया। तो ये सारे एल्कलीज हैं जो कि ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो, उन्हीं को हम बोलते हैं एल्कलीज। दुनिया के सारे एल्कली बेस तो होते हैं, लेकिन सारे बेस एल्कली नहीं होते हैं। इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं छठे पॉइंट को अपने। तो व्हेन एन एसिड, नोट करते जाना, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस, देन साल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड। ओके, तो एसिड जब भी बेस से रिएक्ट करेगा एल्कली से, साल्ट वाटर फॉर्म होगा। और मैंने यहां लिखा है क्या? सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बोर्ड में कम से कम 10 बार पूछा है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो बोलना व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद बेस और एल्कली, देन साल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, तो एसिड प्लस बेस मींस साल्ट प्लस वाटर। अब जरा हम लोग इसको समझते हैं। भाई मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, तो स्टेटमेंट आप लिखिएगा, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, देन ए साल्ट, सोडियम क्लोराइड ये एक साल्ट है, एंड वाटर
इज फॉर्म्ड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो एक साल्ट बनेगा, सोडियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म होगा। अब हम आपको बताएंगे कि भाई न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन क्या होगा, एक्सपेरिमेंट टू शो द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, तो इस चीज को आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको यही बता दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। एक्सपेरिमेंट या फिर एक्टिविटी, इसको स्कूल में आपको कराया जाएगा। एक्सपेरिमेंट टू शो द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड, टू शो द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड बाय ए बेस। तो इसको हम समझते हैं क्या करना है। अब मैं सारी चीजें तो लिख नहीं पाऊंगा, तो मैं बोल रहा हूं, समझिए। टेक 5 ml of dilute NaOH solution in a conical flask. Take 5 ml of dilute NaOH solution in a conical flask. Okay? आप एक conical flask लेंगे जिसमें 5 ml NaOH solution लेंगे। अब conical flask कुछ ऐसा होता है भाई, कैसा होता है ये, ऐसा कुछ conical flask होगा। इसमें आप 5 ml NaOH सॉल्यूशन ले लीजिए। तो पहला स्टेप आपको समझ में आ गया। टेक 5 ml NaOH सॉल्यूशन इन ए कोनिकल फ्लास्क। ध्यान दे रहे हो? अब जब आपने 5 ml कोनिकल फ्लास्क में सॉल्यूशन ले लिया NaOH सॉल्यूशन, तो उसमें आप डालो 2-3 ड्रॉप फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर का, एंड 2 or 3 drops of phenolphthalein indicator, 2 or 3 drops of phenolphthalein indicator। अब क्या होगा, सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा? तुम लोगों को इंडिकेटर में मैंने बताया था कि भाई फिनोल्फ्थालीन का जो ओरिजिनल कलर होता है वो कलरलेस होता है, यानी एसिडिक सॉल्यूशन में वो कलरलेस होता है, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में उसका कलर कैसा होगा, पिंक, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के बेसिक नेचर को शो कर रहा है। तो द सॉल्यूशन विल टर्न पिंक। तो जैसे ही तुमने 2-3 ड्रॉप फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर डाला, NaOH सॉल्यूशन टर्न्स पिंक। तो ये पिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। अब सॉल्यूशन पिंक हो गया। अब इस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को हमें न्यूट्रलाइज करना है। अब जो है आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करिए कोनिकल फ्लास्क में। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? ऐड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन कोनिकल फ्लास्क, इन कोनिकल फ्लास्क। अब आप कोनिकल फ्लास्क में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करेंगे। अब हो गया इतना। अब देखो, आफ्टर एडिंग सर्टेन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड द पिंक कलर, द पिंक, अभी जो आपने NaOH सॉल्यूशन लिया था तो वो कैसा था? पिंक हो गया था। जैसे आपने फिनोल्फ्थालीन डाला 2-3 ड्रॉप, वो सॉल्यूशन पिंक हो गया, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन में वो पिंक होता है, याद है ना? तो जब आप सर्टेन वॉल्यूम HCl का ऐड कर देंगे तो धीरे धीरे वो देखेंगे कि वो पिंक पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगा, यानी पिंक कलर डिसअपियर होकर के कलरलेस बन जाएगा। इसका मतलब जैसे ही पिंक कलर वापस डिसअपियर हो गया तो समझ लेना कि हमारा न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गया। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आगे की बात यहां पे लिख दे रहा हूं। व्हेन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, when a certain amount of hydrochloric acid is added in the conical flask, then pink color will disappear, that is becomes colorless। तो वो कलरलेस हो जाएगा। पिंक कलर क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। नाउ द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स न्यूट्रल। नाउ
द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स न्यूट्रल। और जैसे न्यूट्रल हो गया, हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो आपने क्या किया, एक बार बोल दे रहा हूं, टेक 5 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन इन ए कोनिकल फ्लास्क, ऐड 2 or 3 drops ऑफ phenolphthalein इंडिकेटर। नाउ द सॉल्यूशन विल टर्न पिंक, क्योंकि NaOH बेस है, बेस में phenolphthalein का कलर कैसा हो जाएगा, पिंक। अब क्या करिए, एक कोनिकल फ्लास्क में आपने 5 ml NaOH लिया है, उसमें 2-3 ड्रॉप phenolphthalein का डाल दिया। ब्यूरेट के हेल्प से आप उसमें क्या ऐड करिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करते जाइए। तो नाउ ऐड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द फ्लास्क। आफ्टर एडिंग सर्टेन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड द पिंक कलर विल डिसअपीयर, दैट इज इट बिकम्स कलरलेस। और जैसे ये कलरलेस हुआ, हमको समझ में आ गया कि पूरा का पूरा एसिड ने उस बेस को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक्टिविटी था, जिसको एक्सपेरिमेंट हम लोग लैब में भी करेंगे, लेकिन एग्जाम में भी आता है, बोर्ड एग्जाम में पूछता भी है। अब जब पूरा का पूरा न्यूट्रल हो गया, लास्ट में लिखा हुआ है ना, नाउ द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स न्यूट्रल। जब पूरा न्यूट्रल हो जाएगा तो उसमें थोड़ा सा और फिनोल्फथलीन डालना, तो फिर देखना क्या होगा भाई, फिनोल्फथलीन पिंक कलर से कलरलेस हो गया था ना, पिंक कलर से कलरलेस हो गया था, यानी कि सोल्यूशन क्या हो गया था, न्यूट्रल। जब सोल्यूशन न्यूट्रल हो गया था तो उसका पिंक कलर भी गायब हो गया। आपने जब NaOH में 2-3 ड्रॉप डाला था तो कलर क्या आ गया था, पिंक। और जब उसमें एसिड डालते गए, एक समय ऐसा है, एक स्टेज ऐसा आया कि उसका पिंक कलर डिसअपीयर हो गया, मतलब न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गया। ओके, तो ये बात ध्यान में रखना, बहुत अच्छी बात बताया है, इसको नोट कर लो। और एक आखिरी है जो बता करके इस चैप्टर एसिड का पार्ट खत्म करता हूं, जल्दी नोट करो इसको। चलो अभी हम देखते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड का रिएक्शन। तो आपको मैं बेस अभी नहीं पढ़ाया हूं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेटल के ऑक्साइड 2 तरह के नेचर के हो सकते हैं, या तो वो बेसिक नेचर के होंगे, या तो वो एम्फोट्रिक नेचर के होंगे। तो मैंने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आपको बताया था, एम्फोट्रिक नेचर का मतलब वो कभी एसिड की तरह बिहेव करेंगे, कभी बेस की तरह बिहेव करेंगे। तो फिलहाल हमें अभी यहाँ पे मेटल के ऑक्साइड को एक बेस समझ करके काम करना है। तो when an acid reacts with metal oxide, then salt and water is formed। इसका मतलब यहाँ ये मेटल का ऑक्साइड किस तरह काम कर रहा होगा, बेस की तरह काम कर रहा होगा। तो ये एसिड और बेस रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बनाते हैं, अभी भी देखा है। यानी कि मेटल ऑक्साइड के साथ अगर एसिड रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बना रहा है, तो बिल्कुल इसको भी हम कह सकते हैं कि यहाँ भी न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि साल्ट और वाटर बन रहा है। तो बिल्कुल वैसे ही when hydrochloric acid, आप स्टेटमेंट लिख लिया करो, when hydrochloric acid is added to copper 2 oxide which is of black color, then greenish solution of copper 2 chloride and water is formed। तो ये जो ग्रीनिश सोल्यूशन में कहते हैं, इसको आप ब्लू ग्रीन कहो, ब्लू ग्रीन कलर होगा इसका, हल्का ब्लूइश और ग्रीन मिला करके कॉपर 2 क्लोराइड का कलर होता है, और वाटर फॉर्म हो गया। तो ये है आपका साल्ट, ये है वाटर। सिंपल रिएक्शन आपको लर्न कर लेना है। तो when hydrochloric acid is added to copper 2 oxide which is of black color, then blue green color of copper 2 chloride is formed along with water। तो ये भी एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही था। तो आप इसको समझ गए होंगे। और इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको अलग से बताऊंगा एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिड, करोसिव नेचर क्या होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओके, तब तक आप इन चीज़ों को बार बार देखो, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए, खूब ढंग से पढ़ाई करना। ओके, बाय, थैंक यू। लाइक कर दो यार, वीडियो तुम लोग करते नहीं हो।